थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। आप लोग ने पिछला एपिसोड सराहा और अप्रिशिएट किया, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था अगले हफ्ते एक और एपिसोड लाएंगे, तो पेश करता हूँ वन मोर इंसेम्बले टिडबिट्स ऑफ ऑल द पॉडकास्ट जो हमने की है। प्लीज़ एंजॉय इट। जो कुछ भी आप लोगों ने किया उस मिसाल से या उन चीज़ों से लोग सीख सकते थे। एक दिक्कत क्या हुई कि आप लोगों ने जिस समय में शुरू किया उसमें मुझे लगता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को खुद भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। जो काम आज आप कर रहे हो ना, शायद 30 साल पहले करना चाहिए था आपको। तो शायद थोड़े से मेरी बातें, आपने जब पहले असाइनमेंट ली आफ्टर फिनिशिंग योर MBA, वहाँ पे आप यू वर जस्ट पिक्ड अप, करेक्ट, नॉट बाय योर चॉइस, बाय डिफ़ॉल्ट आई फील। करेक्ट। तो आपने पहले प्रोजेक्ट कौन सी करी सोनी के लिए? देखिए, मेनली तो जितने साल मैं रहा, आई वॉज हायर्ड टू गाइड देम एंड स्टार्ट अ हिंदी मूवी डिवीजन फॉर देम। करेक्ट। मेरे रिसर्च के बेसिस पे मैं वहाँ पे जितने साल रहा वो हिंदी फिल्म वो स्टार्ट नहीं कर पाए। उन्होंने हिंदी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट जरूर की। पहले हिंदी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की थी मॉनसून वेडिंग, फिर 16 दिसंबर, ये सारी छोटी छोटी फिल्में उन्होंने की, और उनसे उन्होंने एक्सपीरियंस लिया सोनी ने कि भाई ये फिल्में कैसे बिहेव करती हैं, कैसे करती हैं। आज भी हॉलीवुड का, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ 98, 99, 2000 की बात करता हूँ, कट टू 2024 में आज भी इंग्लिश फिल्मों का, भले हम कह लें कि भाई वर्ल्ड में सिंगल लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग आफ्टर अमेरिका शायद हम हैं, लेकिन फिल्में हम भी आज भी अपनी लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं। करेक्ट। तो जब तक वो हॉलीवुड की फिल्म डब नहीं होती है, मतलब वो एक्शन या हॉरर नहीं होता है, तो आज भी छोटे शहरों में, चाहे वो आप मध्य प्रदेश में इंदौर की बात करें या कोल्हापुर की बात करें, यूपी में गोरखपुर की बात करें और बिहार में पटना की बात करें, वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म देखने नहीं जाते हैं। मुझे लगा टेलीविज़न में मेरे जैसे अभिनेता के लिए जो अच्छा काम भी है और सिलसिलेवार काम है, तो मिडिल क्लास फैमिली से आया हुआ बच्चे को बार बार इधर उधर भागना भी नहीं पड़ेगा। मैं काम करता रहा। मैंने एक जगह अंग्रेजी में कहावत पढ़ी थी, इट इज बेटर टू बी ए हेड ऑफ ए रैट देन इट इज बेटर टू बी ए हेड ऑफ ए रैट देन टेल ऑफ ए लॉयन। सही है। तो मैं जो फिल्मों में बड़ा बड़ा काम उस समय तलाश रहा था, तो मुझे वही शेर की पूंछ के बराबर काम मिल रहा था। जब मैं टेलीविजन में आया तो मुझे हेड वाला काम मिल रहा था। आज मैं अगर आपके पास बैठा हूं तो उसके पीछे मेरे माता पिताजी का साथ, सही, उनका आशीर्वाद, मेरे गुरुजी पद्मश्री राज बिसारिया साहब की टीचिंग जी, और यहाँ के लोगों का प्यार जो था, उसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। शायद उस जमाने में नेपोटिज्म शब्द ही नहीं था, मगर लोगों को पता ही नहीं था। वो तो अभी न्यूज़ चैनल्स में पिछले, और कोविड के दौरान लोगों के पास ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ये न्यूज़ चैनल्स ने उसको इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी कमाई। खैर, बट आफ्टर हैविंग वर्कड विद घई साहब फॉर 8 years, आई डिडंट डायरेक्टली गो टू माई फादर। ओके, आई देन ट्राइड फॉर वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड क्योंकि मैं घई साहब के साथ इतना साल मैंने काम किया था, तो जितने भी प्रोड्यूसर के पास जाता था, बड़े से बड़े प्रोड्यूसर, चाहे वो वीनस हो, टिप्स हो, जितने भी उस टाइम पे फिल्म म्यूजिक कंपनीज काफ़ी हद तक प्रोड्यूसर्स हो गए थे, महेश भट्ट साहब हो, तो सबके टॉप लेवल के लोगों के साथ मुझे डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता था बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस विद घई साहब। करेक्ट। इज्जत से मुझे अपने ऑफिस में बुलाते थे, चाय पिलाते थे, मगर काम किसी ने नहीं दिया। ओके। और उस ज़माने में फिर प्राइवेट टेलीविज़न शुरू नहीं हुआ था, सैटेलाइट। मैं 1992 की बात कर रहा हूँ, अर्ली 91, 92 की बात कर रहा हूँ, जब जी टीवी शुरू हुआ शायद मेरे ख्याल से 92 में शुरू हुआ था जी, बट एंड ऑफ 92, अक्टूबर 92 जी, राइट। सो अराउंड 93, 94 जी टीवी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक फुल पेज ऐड दिया था, where they were hiring people from all streams। ओके, तो उसमें वो डायरेक्टर्स का भी रिक्वायरमेंट थी, तो आई अप्लाइड फॉर इट। ओके, And because my resume was strong, I got the job, right? Oh. So I worked as an in-house director of ZTV। Wow. और उस टाइम पे ZTV ने एक नया चैनल शुरू किया था कॉल्ड LTV, जो आज के ज़माने में एन टीवी जो हो गया है जी, एन टीवी हो गया। उस टाइम पे LTV के नाम से
लॉन्च हुआ था and I was the in-house director for LTV and I was promised a lot of जितने भी shows होंगे especially fiction shows मुझे बोला गया था कि you will handle them but जैसे politicians की एक promises होते हैं वैसे उनके promises होते हैं है ना मेरी guarantee है वो सब टेल मी व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब आफ्टर दिस बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर फॉर अ So I worked in exhibition. तो exhibition में ही अलग-अलग departments हैं. There is marketing, there is operations, there is HR, there is so many things. और आप समझ में आता है जब आप घंटों एक टिकट काउंटर पे वक्त गुजारते हो कि यार ये जो ऑडियंस आ रहा है वो क्या सोच के आ रहा है, वो वाइफ के साथ आता है तो कैसे बिलीव करता है. तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमारे पास एक सिनेमा था जिसमें पार्किंग थी. उसमें पार्किंग में करीब 150 कारें आती थी. तो एक पिक्चर ने हमें बौखला दिया. एक पिक्चर आई जूली. वो जूली में पिक्चर की ऑक्यूपेंसी है 15 से 20% और पार्किंग पूरी फुल. दूसरी एक पिक्चर आई हम तुम यश राज की. उसमें पार्किंग डिसेंट पर पूरी 80% ऑक्यूपेंसी. अब हमें लगा ये तो चोरी है कि कोई पार्किंग में गड़बड़ी हो रही है बिकॉज एक जगह पार्किंग फुल है पर 15% ऑक्यूपेंसी है, दूसरी तरफ पार्किंग ठीक ठीक है पर ऑक्यूपेंसी फुल है. तो पता चला जूली में जो है इंडिविजुअल आदमी आते थे एक एक गाड़ी में और वो ऐसे आते होंगे शायद वो क्योंकि वो थोड़ी इरोटिक फिल्म थी तो थोड़ा इधर उधर देखते हुए और वो घुसते होंगे. तो पार्किंग फुल हो जाती थी बिकॉज एक गाड़ी में एक आता था. जब यशराज की फिल्म आती थी तो एक ही कार में 6-6, 7-7 लोग आते थे. तो पार्किंग से समझ में आता है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑडियंस यू आर केटरिंग टू. मैं तो रोल प्ले करता हूँ. ये आपके ऊपर है कि आप मुझे कैसे देख रहे हैं. मीडिया मुझे लगता नहीं कि वो इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए. मेरे लिए तो वही फीलिंग है हमेशा. हाँ, थिएटर में आपको 40 रिहर्सल्स मिल जाती हैं, आप पहले से करते हैं और थिएटर के शो के इमीडिएट बाद आपको एक अप्लॉज मिलता है, आप स्टैंडिंग ओवेशन लेते हैं, आपको इमीडिएट लोग आकर मिलते हैं, आप उसी वक्त अमिताभ बच्चन हो जाते हैं. सही है. मतलब आपको लगता है ओ भाई मतलब जो ओवेशन जो हाथ के हाथ आपको मतलब इमीडिएट रिजल्ट ऑन द स्पॉट. हाँ, ऑन द स्पॉट जी, कनेक्ट मिल जाती है. कनेक्ट मिल जाता. तो जो फिल्म में भी सीरियल में भी मिलता ही है ऑफ कोर्स. कुछ देर जब रिलीज होती तब मिलता है. और उसका भी बड़ा कमाल था कि मैं मिलने गया, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, देखा तो विक्रम जी से मिलो, विक्रम जी से मिलने लगा, हाँ ठीक है. तो मैंने कहा ठीक है मतलब ये क्या है, क्या करना क्या है. कब है शूटिंग. बोलते हैं 1 तारीख से शूटिंग है. मैंने कहा अच्छा. फिर खड़ा हूँ, बोलते क्या हुआ. मैंने कहा कहाँ है शूटिंग. तो उन्हें लगा विक्रम जी को पता नहीं है. बोलते स्विट्जरलैंड में. मैंने कहा एक मिनट, स्विट्जरलैंड में शूटिंग है. मैंने कहा बताया नहीं. जल्दी जा जल्दी जा. मैं भाग के उनके पास गया, रतन जी के पास. रतन जी बोलते हैं अच्छा पासपोर्ट दे दो. मैं तो मिलने आया था, मुझे क्या मालूम पासपोर्ट दे दो. मैंने कहा पासपोर्ट तो नहीं. भागा घर जाके पासपोर्ट लेके आया. फिर कहते 2 फोटो दो. फिर नीचे जाके फोटो खिंचवा के लाया मैंने दी और फिर दे दिया. 1 तारीख को मैं स्विट्जरलैंड में शूट कर रहा था. So it was amazing journey. Sitting with everybody on the same table, eating with all the दिग्गज of the industries. तो टॉयलेट प्रेम कथा पर्टिकुलरली अगर मैं जनता को बताना चाहूँगी कैसे बनी, ये आइडिया कैसे आया. एक न्यूज़पेपर स्टोरी आई थी और उस न्यूज़पेपर का एक छोटा सा पीस आया था कि ऐसे ऐसे एमपी में एक लड़की ने अपना घर छोड़ दिया क्योंकि उसके घर में, उसके ससुराल में टॉयलेट नहीं था. ओके. अब इस बात पे हम लोगों ने ये चर्चा की, यार बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है. उस चर्चा में कहाँ ये हुआ कि यार अपन इस पे एक फिल्म लिखते हैं या इस पे एक स्टोरी लिखते हैं. और ये स्टोरी होगी एग्जैक्टली कैसी होगी वो सब कुछ मतलब कुछ डिसाइड नहीं हुआ था. बस एक आइडिया आया था कि इस पे कुछ हो सकता है. मतलब वो ऐसा होता है कि जना बोलता है तूने ये पढ़ा क्या. हाँ यार ये मैंने पढ़ा. अच्छा तो क्या लगता है कुछ करें क्या इसका, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है. तो अब वो पता ही नहीं कि आइडिया किसका है. टिकटॉक हम भी भूल गए इतने साल में सर कि किसका आइडिया था. न्यूज़पेपर का आइडिया था. चलो न्यूज़पेपर का आइडिया था. और आजकल तो धुन ईमेल से आ जाती है, व्हाट्सएप में आ जाती है, ईमेल से आ जाती है. इसको सुन लीजिए. फिर ब्रीफ कई बार जो है वो व्हाट्सएप पे आता है, रिकॉर्ड किया हुआ मैसेज, ये हमारा कुछ ब्रीफ है और एक आधा रेफरेंस रहे तो रहे. और फिर हमको अंदाज लगा कि इन सबसे लिखना होता है. और भगवान की कृपा से मेरा 99.9% जो है वो पहली बार में ओके हो जाता है. कभी कोई छोटा मोटा एक आध वर्ड कुछ मुझको ही लगा कि यार मैं ऑल्टरनेटिव लिख देता हूँ, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, तो आप चुन लो. तो उसमें फिर डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर की हमको ये बेटर लग रहा तो ये रख लेते हैं. पहला गाना कौन सा लिखा. तो पहला गाना जो रिलीज हुआ वो भूत का ही था. अच्छा, और एक मजेदार बात, जिस दिन भूत हमको ये रामू जी ने फिल्म दी उसी दिन मुझे एक और फिल्म मिली जिसका नाम है पैसा वसूल. क्या था, मनीषा कोइराला जी उसकी प्रोड्यूसर थी. ओके. और उन्होंने एक्टिंग भी की थी. तो मनीषा कोइराला जी का जो भाई था सिद्धार्थ कोइराला, वो भी मेरा दोस्त बन गया था कुछ कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू. तो मैं बीच बीच में उनके घर भी जाता था. मनीषा जी तो शूटिंग के लिए बाहर रहती थी, वो रहता था घर पे. तो वो मुझसे कुछ कहानी वहानी को लेकर डिस्कस करता था. तो उन दिनों VHS पे इंग्लिश फिल्में देख के उसको हिंदी में तोड़ने का बड़ा रिवाज था. तो
तो कहना है कि सौरभ योर लुक इज लाइक अ प्रिंस, आई विल कास्ट यू ओनली वन द पिक्चर इज रिलीज्ड। ओके, या ट्रायल शो मैं देख लूंगा, आई विल साइन यू। ये सब डेवलपमेंट हो रहा था 1.5 साल के अंदर, ये जो जर्नी है इसके अंदर। संजू ने मोड़ लिया तो मैं आई फील बैड, मैं हाईली मेरा इमोशनल पोटेंट बहुत हाई इस टाइप का है, तो चढ़ गया बस में, फिर उसके पास गया, तो मुझे देख के स्टार्ट क्राइम। अरे तो कहले सौरभ बैठ जा, जब उतरेंगे तो तुमसे बात करूँगा। मेरी पैल्पिटेशन बढ़ गई सर दिल की, रो क्यों रहा है? ये रो क्यों रहा है। और इत्तेफाक से जो बस स्टैंड था मेरे जहाँ फ्लैट था उसके बिल्कुल बगल में था, तो नीचे के सौरभ बेल लगा, रोने लगा कि बोला कि आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू, अभी अभी जो है वो बंद हो गई है। ओह, फाइनली जो होल थिंग, उसके पहले वो 1.5 साल रुकी रही, जब मैंने ज्वाइन किया तब वो स्टार्ट हुई थी, अब वो टोटली बंद हो गई है। द फाइट वॉज बिटवीन लेख जी, प्रोड्यूसर एंड संजय दत्त, और वो 18 रील कैंड हो चुकी थी, वो पिक्चर बंद हो गई। वो पिक्चर बंद हुई, मुझे जब सुना था तो मुझे जैसे होता नहीं आपको, जैसे कि संसार घूम रहा है, धरती, मतलब ये, तो मुझे सब कोलैप्स। हाँ, मतलब वो मैं वहाँ पर ऐसे पकड़ के मैंने कहा कि योर वर्ल्ड हैज एंडेड। सौरभ दुबे बहुत ज़्यादा सपना देखते थे, ये रियलिटी चेक है ये। आपको सरप्राइज होगा सुन के, वो पिक्चर नहीं। रिलीज नहीं हो रही थी। 1.5 साल लगा, बिकॉज दे सेड पोस्ट में टाइम लग रहा है काम, बिकॉज आई वाज डूइंग कास्टिंग फॉर देम, तो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद राजू, सो वो पिक्चर मैंने रिलीज की थी, इसलिए मुझे याद है। आपको ज़्यादा 2 साल वी वर फ्रॉम द आउटसाइड। या तो 2 साल से पिक्चर बन के तैयार थी। Okay. उस जमाने में 2 साल बहुत बड़ा पैसा होता था कि लोग इंटरेस्ट पे पैसे लेके पिक्चर बराबर। बनाते थे, और वो पिक्चर अटकी हुई थी। मुझे आज भी याद है, साल 2002 या 3 था, दिसंबर 26 को हम LOC रिलीज़ कर रहे थे। ओके, LOC बॉर्डर के बाद JP दत्ता साहब की बहुत बड़ी फिल्म थी जी सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी उस फिल्म से, हम वो पिक्चर रिलीज़ कर रहे थे। जी। विधु जी का फ़ोन आता है श्याम श्रॉफ जी को, और मुझे कि यार ये तुम LOC रिलीज़ कर रहे हो, तो हाँ कर रहे हैं। तो यार मुन्ना भाई ना, अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मुझे ना सैटेलाइट का प्राइस तब मिलेगा, उस ज़माने बिना थिएटर रिलीज़ के सैटेलाइट होता नहीं था। तो बोला उन्होंने, और मुन्ना भाई MBBS तब तक ना उन्होंने सबको बुला के दिखा दिया था। कोई भी शायद एग्जिबिटर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर राइटर इस इंडस्ट्री का नहीं होगा जिसको विधु जी ने पर्सनली बुला करके फिल्म ना अपने दिखाई ऑफिस हो। में पिक्चर ना दिखाई हो, सब ने दिखा था। बाद में तो ये हाल हो गया था कि सुबह अपनी गाड़ी में नहीं कि टैक्सी में बैठे थे और ड्राइवर को पूछते थे भाई तू कितना कमा लेता है, थोड़ी देर के बाद से 300 रुपया, वैसे तो गाड़ी हुआ। ऑफिस में आते थे 500 रुपये देते, बोल चल ठीक गाड़ी खड़ी कर, चलते को पिक्चर दिखाता हूँ, ओए हाय, और उससे फीडबैक लेते थे। ओके, हाँ, पर्पस ये, दैट वाज हिज हाँ, जुनून। कॉमन आदमी कनेक्ट करेगा कि नहीं, जी। पर्पस ये था कॉमन आदमी कनेक्ट करेगा कि नहीं। जी। और बाकायदा उससे कैमरे पे इंटरव्यू करते थे, पूरा फीडबैक लिख के रखते थे, सबको पिक्चर पसंद होती थी। और लास्ट में एक स्टैंडर्ड सवाल होता था कि ये पिक्चर तो थिएटर में देखने जाएगा क्या? आंसर ये होता था सर पिक्चर बहुत अच्छी है लेकिन पैसे कैसे खर्चे करूँ, इसमें तो बड़ा आर्टी पिक्चर लगता है, आर्टी लगता है, आर्टी पिक्चर है। हाँ, सबका आंसर ये होता था। वाह, मैं रिलीज कट टू इस पे आते हैं, LOC रिलीज़ करा था 26 दिसंबर को। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी पिक्चर 1 हफ्ता पहले रिलीज़ कर दो, फॉर्मेलिटी के लिए रिलीज़ कर दो, मेरी सैटेलाइट निकल जाएगी। अच्छा, हमने कहा विधु साहब इसके ना प्रिंट के खर्चे भी नहीं निकलेंगे, पब्लिश तो छोड़ दो। ओके, उस ज़माने में तो फिल्म के कैन आते थे 70,000 80,000। करेक्ट करेक्ट। और हमें सिंस उनका रिक्वेस्ट आया था तो हमने दिल पे पत्थर रखे, कैसे भी उस पिक्चर को रिलीज़ किया था, ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। वो पिक्चर 19 दिसंबर को रिलीज हुई थी 2003 को, और 1 हफ्ते के बाद LOC आ रही थी, नोइंग कि 1 हफ्ते के बाद पूरे देश से पिक्चर निकल जाएगी। और इंडियन सिनेमा में आपने सुना होगा एक बार जो पिक्चर थिएटर से निकल जाती दोबारा लगती नहीं लगती। और उस ज़माने मल्टीप्लेक्स थे नहीं। 2003 में अगेन सिर्फ एक ही मल्टीप्लेक्स था, PVR साकेत था और ये फेम आ गया था, और आर वर्ल्ड गांधीनगर, ये 3 सिनेमा मल्टीप्लेक्स के नाम से जाने। एक सिटी प्राइड पूना में कितनी होता था प्रिंट बनाई थी उस ज़माने में। हमने शुरुआत में सिर्फ 150-200 सिनेमा रिलीज़ किए, 150 मुन्ना भाई के, बाद में फिर 500 हो गए थे। बताने ये चाह रहा हूँ कि वो इकलौती फिल्म थी जो कि 1 हफ्ते के लिए पूरे देश में किसी थिएटर पर नहीं चली थी। नहीं चली थी। 19 दिसंबर को रिलीज़ किया। हाँ हाँ, ओके ओपन हुई थी फ्राइडे को, सैटरडे को ठीक था, संडे को ठीक था, मंडे को पिक करना शुरू हुआ, बट खाली पिक करना ही शुरू हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था कि तोड़ फोड़ हो जाए। और मार्केटिंग तो थी नहीं, सारा वर्ड ऑफ माउथ पे जा रहा था। करेक्ट। और 4 दिन के बाद LOC आ रही थी, तो LOC में सबका खून पसीना लगा हुआ था। तो हमने एज ए डिस्ट्रीब्यूटर पूरे देश से मुन्ना भाई निकाल के रख दी, निकाल दी। हाँ, सिनेमा वाले ने भी। ओके, बात एक ही मैक्सिम है। सिंगल स्क्रीन था, हाँ। तो निकाल के रख दी और सबने LOC लगाई। LOC फ्लॉप, फ्राइडे की लोगों की ज़मीन पैरों की ज़मीन खिसक गई कि क्या कर लिया। शिट।
सैटरडे को किसी ने कुछ बोला नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे मातम था पूरे देश में, एटलीस्ट मेकर्स के In the जो लोग इन्वॉल्व थे, in the involved people, yeah. मातम चल रहा था, बहुत पैसे गंवाए हमने उस ज़माने में, 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था सारे लोगों, जो लोग भी इन्वॉल्व थे। रॉनी का भी पैसा लगा हुआ था जी, शाम शरफ का भी पैसा लगा हुआ था उन लोगों ने। फ्राइडे सैटरडे संडे जाने दिया। मंडे को वो सारे सिनेमा ने फ़ोन करना शुरू किया, सर वो जो मुन्ना भाई थी ना प्रिंट अपने उसको वापस लगा हुआ बस। एक शो में दे दो। वो रिक्वेस्ट करते थे एक शो में दे दो, बोला नहीं पूरा हफ्ता चलने दे, अभी एलओसी पूरा हफ्ता चलने दे। ओके। तो उस चक्कर में पूरा हफ्ता हमने एलओसी चलाया, मुन्ना भाई MBBS, वो पूरा हफ्ता हमने कहीं पे नहीं लगाई क्योंकि इतना नुकसान हुआ था, और वो तो कमीशन की पिक्चर थी जी, लोग कितना सेल्फिश हो जाता है। फिर वो 2 तारीख को जब उसका एलओसी का पूरा 1 हफ्ता पूरा हुआ, फिर हमने कुछ लिमिटेड सिनेमा में फिर वापस मुन्ना भाई भेजे, सिंगल स्क्रीन में 1 शो अलाउ किया। एलओसी ऐसे ही, ये एक्सट्रीम विंटर था, नॉर्थ में तो रात का शो होता ही नहीं था। ओके। हाँ बेटर से तो और 4 घंटे की फिल्म थी, तो 3 शो ऐसे ही होते थे। करेक्ट। तो 1 शो दिल पे पत्थर रख के 2 एलओसी चल रहे थे, 1 मुन्ना भाई चल रहा था। ओके। फिर 3rd वीक से एलओसी आउट हो गई, मुन्ना भाई बिकेम व्हाट इट बिकेम, एवरीबॉडी नोज इट। ये जो है ना, एक कैरेक्टर के किरदार की तैयारी के लिए आप कैसे बोलते हैं, वो आपका ऑब्जर्वेशन से था। आप ध्यान से सुनिए लेखक ने क्या लिखा है, निर्देशक ने उसको कैसे विजुअलाइज किया है, और आप उसमें अपना ऑब्जर्वेशन का इनपुट कितना डालते हैं, वो कुल मिला करके जो है ना एक किरदार का निर्माण होता है। इसलिए मुझे बड़ा मज़ा आया। बड़ी बड़ी अच्छी बात है। लल्लन जी के किरदार, लल्लन जी भी रहे, डॉक्टर भी बने, जी हाँ, बंडू बहुत भी कुछ, बने, हाँ। इतने सारे हो गए। लल्लन जी बहुत प्यारा रहा। टाइल, हाँ, टाइल चल पड़ी। उसके 2 कारण है, मालूम है क्या हुआ कि जब ये सब कर रहा था ना, सोनपरी कर रहा था, ऑफिस मैंने कई अलग अलग किरदार की, पंकज कपूर के साथ सेकंड कॉमन मैन करता था। Okay. मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काफ़ी काम किया। Okay. तो उन सब किरदारों के दौरान ना मीडिया इतना बड़ा नहीं था, करेक्ट, मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो जब लापतागंज आया ना, तो चैनल्स के ऑल ओवर द वर्ल्ड टाई अप्स बहुत होते गए। मैं बहुत सारे शहरों में, मैंने बहुत सारे देशों में देखा जाने लगा, पॉपुलैरिटी मिली। तो जो चाहता था, जो मेरी शुरुआत हुई थी पटना के अपने मोहल्ले से, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति मिली, मुझे वही तो चाहता था। साथ वरुण धवन है, सलमान खान है, शाहरुख सर है, सबके साथ मजा आ गया। रेडी ऑलवेज रेडी। हाँ, कुछ भी मैं तो बोलता हूँ। स्क्रिप्ट पूछते हो या बजट भी साथ में पूछ लेते हो? अभी हाँ दोनों ही दोनों पूछते हो ऑब्वियसली। फीस वगैरह फिक्स कर दी है? नहीं सर, वो फिल्म के ऊपर है, जैसी फिल्म वैसा बजट। जैसी फिल्म वैसा बजट। हाँ। कैसे तय करोगे कौन सी फिल्म बनने वाली है, इतनी इसकी बजट होनी चाहिए? स्टार्टिंग में कैसे मालूम पड़ता है? सर स्टोरी से पता चल जाता है, बाकी जो लोग जुड़े हुए उनसे पता चल जाता है कि फिल्म का लेवल बेस कैसा है। और मैं ये नहीं मानता कि सर कि अगर फिल्म थोड़ी छोटी है तो मैं नहीं करूँ, नहीं, मैं वो करूँगा। अगर वो फिल्म की स्टोरी अच्छी है तो लोगों तक पहुँचनी चाहिए वो फिल्म, तो मेरा ये मानना। बहुत सिंपल गुजराती मेंटालिटी। हाँ, ग्राहक देख के पुड़ी का बांधो। दशरथ मांझी जो है, उनके बारे में तो हम बचपन से जानते थे, क्योंकि वो हमारे एरिया के पास के ही हैं। तो उनके बारे में जानने जैसा कुछ नहीं था। मेरे छोटे भाई ने बहुत पहले उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाया हुआ था। वो छोटा कैमरा, VHS कैमरा लेकर के गया और बनाया था। लोग जाते रहते थे कि कोई आदमी एक पहाड़ तोड़ रहा है 10, 15, 20 साल से और रास्ते बना रहा है, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी जब जाना होता था तो लोग जाते थे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके अलावा जो लैंग्वेज है वो हमारी समझ की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज को हम जानते हैं, हम बचपन से बोला करते हैं उस लैंग्वेज को, तो वो भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। रहेगी बात कि सर सबसे बड़ी बात आपने कही जो पैनिक भी है और बहुत ही बहुत बोलूँगा कि बहुत संवेदनशील आपके जैसे लोग होने चाहिए इस तरह के सवाल पूछने के लिए, या पता नहीं आपके जाने अनजाने आपके जहन में आ गई बात पूछने की। तो मांझी जैसे फिल्म सर सब लोग नहीं बना सकते। करेक्ट। क्योंकि ये इसकी पूरी एक कहानी आपको बता दूंगा। मांझी जैसे फिल्म कौन करेगा सर, आप बताओ। आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं किसी बड़े आर्टिस्ट को ये कहूँ कि पूरी फिल्म में तुमको 2 घंटे 2.5 घंटे तक बोरा सेक्स जूट का बोरा पहन, यही तुम्हारा कॉस्ट्यूम है, और टीने का चप्पल दूंगा पहनने के लिए, वो भी मतलब धागे से बंधा होगा और कोई कॉस्ट्यूम नहीं होगा, और तुम्हारी दाढ़ियाँ बड़ी होगी और तुमको डिफेस्ट एकदम हॉट टेम्परेचर में काम करना होगा, मिराज ऐसे तलता रहेगा कैमरे के सामने, वैसे में काम करना होगा।
कोई तैयार होगा क्या आज के डेट में? फिर बीच में जब ये सीरियल का चल रहा था ना, क्योंकि सास भी बहू एक सीरियल में मैंने किया था, जब वो लीप हुआ था ना जी, तो गोमजी का मैं फ्रेंड बना था। ओके, तो उस टाइम पे फिर मतलब मेरा ट्रैक खत्म हो गया, तो मैंने कहा ट्रैक कैसे खत्म हो सकता है यार। तो मैं जो राइटर थे क्योंकि सास बहू के, तो मैं अपना ही ट्रैक लिख के चला गया उनके बाद। मतलब लिटरली 30-40 पेज का मैंने ट्रैक लिखा कि ऐसे ऐसे कहानी होगी, ये होगी, वो होगी, और वो मैं जाके लिख के दे आया। तो वो एक पहला एक जम था कि यार मैं लिख सकता हूँ ये वो। ओके, फिर जब सर एक्टिंग में काम मिलना बंद हुआ, मतलब काम मिलना बंद इन द सेंस कि मन का काम नहीं मिल रहा था, नॉट फिट द बिल, मतलब ऐसा हो रहा था। जो मैं ऐसी जान लगाता था ऑडिशन में, और फिर आके बताता था वाइफ को, यार आज प्रियल ये हो गया, भी तो 17-18 दिन आएंगे। तो जो सीरियल में काम करते हो पर डे का पूरा कैलकुलेशन करते ना, इतना आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसे शेयर करता था, बट होता ही नहीं था सर। तो वो उस चीज़ से ना बड़ी डिस्टर्ब होता था। तो फिर मैंने कहा यार ठीक है, इट्स ओके, आई एम नॉट फिट द बिल। but when I fit the bill, I hope you didn't get depressed or नहीं, डिप्रेस तो होना ही नहीं चाहिए सर। अगर आप यहाँ पर हो तो सीक्रेट है, वरना आप होते नहीं, कोई वजह से हो, वरना आप होते नहीं। तो ये जितने भी, मतलब मैं आपके माध्यम से जितने भी जो भी लोग आप डिप्रेस हो रहे हो ना, तो आप डिप्रेस शब्द हटा दो अपने जीवन से। डिप्रेस तो होना ही नहीं है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं डिप्रेस नहीं हुआ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि मुझे काम नहीं मिला। तो जब जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था, मैं अपना लैपटॉप उठाता था और लिखने बैठ जाता था। ओके, तो मैंने 35 बाउंड स्क्रिप्ट, फीचर फिल्म की, क्या बात कर, 35 बाउंड स्क्रिप्ट रेडी टू शूट, वाव, मैंने लिखी है। एंड वंस दे गेट टू नो दैट यू आर नॉट बुलशिटिंग देम, आप उनको कोई बड़े बड़े शब्द दे के और कोई ऐसी इतने बड़े शब्द फेंक दो उन पे कि जो उनको समझ में ही नहीं आए। यू डोंट प्रॉमिस देम कि तुम मेरे यहाँ से निकलोगे तो कल के कल तुम अनिल कपूर बन जाओगे। बिल्कुल नहीं। तो हाउ डू यू कन्विंस दी एब्सोल्युटली a boy or a girl coming from a small village say like झांसी or some Batindas, उनको कैसे परखते हैं और कैसे समझा पाते हैं? वेल, समझाने का सिंपल से, आई थिंक ट्रूथ जो आप एकदम ऑनेस्टी जो है ना, वो सब लोग एटलीस्ट उस चीज़ को समझते हैं। ओके, बट कई लोग होते हैं जो वो ऑनेस्टी को एक्सेप्ट, खुद ऑनेस्टी को एक्सेप्ट करने के इतनी क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए दे लाइक टू हियर थिंग्स विच दे वुड लाइक टू हियर, एंड वो उस जगह पे फंस जाते हैं कि हाँ जी तुम्हारे यहाँ काम मिल जाएगा, मैं आई विल मेक श्योर दैट यू गेट वर्क, एंड बिकॉज दे आर लाइकिंग टू हियर व्हाट दे आर सेइंग, वो उस चक्कर में वहाँ चले जाते हैं। बट वेरी सून दे गेट टू नो दैट ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। बट घर से जो पैसे लेके आए थे, या नाराज, मतलब जो भी माता पिता को नाराज करके आए थे, उन्होंने जिद में कर लिया, अब वो पैसे उनके कहीं और तो लग गए। अब माँ बाप के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं जी मैं एक्चुअली जहाँ पे गया था वहाँ कुछ नहीं सीखा, मुझे दूसरे जगह जाना है जहाँ पे एक्चुअली मैं सीख पाऊंगा। मदर फादर ने कहा भैया जितना देना था दे गए, बस हो गया, अब तुम्हारे भरोसे है, वहाँ पे जाना है तो रहना है तो खुद करो, नहीं तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे कुछ कामकाज कर देंगे। और फिर अब वापस जाने में भी उनको तकलीफ होती है, क्यों? बिकॉज डंका के चोट पे आए थे ना, वापस आऊँगा हीरो बन के आऊँगा उस चक्कर में फिर देन यू सी देम दैट दे actually life just passes them by, right? So what I tell most of the people, और जो भी मैं उनको कहता हूँ कि देखो, if you are here, please prepare yourself for a long haul. एक लंबे समय के लिए अपने आप को यहाँ पे काबिल रखने के लिए अपनी दिमाग में ये बात ठान के आ जाओ कि 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। वाह। ट्रेनिंग जो भी है वो ट्रेनिंग के दौरान ऑफकोर्स पूरा का पूरा आप फोकस ट्रेनिंग में दीजिए, बट ये भी समझ के चलिए कि अगले 5 साल तक कुछ नहीं होगा। ओके, छोटा मोटा अगर मिल जाए, मिलता रहे, बहुत अच्छी बात है, बट ये सोच लेना कि 5 साल तक मैं इस काम से मेरा आई एम बी गोइंग टू बी एबल टू सपोर्ट माई सेल्फ, दैट मे बी अ कपल ऑफ मंथ्स हो सके, बट ज़्यादातर नहीं होगा। अगर वो क्षमता रख के आते हैं और वो दिमाग में रख के आते हैं और करना चाहते हो, देन कम। यहाँ लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। अरे यार मैं कब से 6 महीने हो गए, कुछ लोग तो पूछ ही नहीं रहे मुझे। 6 महीने भाई साहब, कम से कम आप जब तक 1000 के ऊपर ऑडिशन ना दे दें तब तक आप मत मानिए आपने कुछ भी किया है। सही है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 750-900 ऑडिशन दिए, फिर उसके बाद मेन लीड मिल गई। क्योंकि जो आपका ऑडिशन ले रहे हैं वो देखते हैं ये बंदा कितना जुझारू आए जा रहा है, तो आए जा रहा, चिंता नहीं है ऐसे रिजेक्ट होके गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, तो दे ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग यू।
वो या फिर उन्हें चाहिए इतना पैशनेट आदमी, वो कहते हैं हमें छोड़ता ही नहीं तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। आप नहीं जानते जो कैमरे के पीछे बैठा है वो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, जो ऑडिशन ले रहा है वो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है कि आपको मिल जाए ताकि उसे दिन भर उस गर्मी में ना बैठना पड़े लाइटों के बीच में। वो तो चाहता है पहला एक्टर ही अच्छा मिल जाए उसे और उसी को काम मिल जाए। आपको लगता है वो आप टाइम पास करने बैठा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, जैसा कि आपने बोला बहुत सारे लोग हैं और काम बहुत सारा है पर उससे ज़्यादा लोग हैं। सर मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। प्लीज करेक्ट मी। एक्टर कम है, एक्टर कम है, भीड़ ज़्यादा है। भीड़, मैंने बोला भीड़ ज्यादा है, एक्टर कम है। मैं जब कास्टिंग वालों के साथ बैठता हूँ तो वो इतना परेशान होते हैं कि मुझे इस रोल के लिए चाहिए, कोई मिल नहीं रहा है। तो इतने लोग हैं, बोलते नहीं सर नहीं है। तो वो अगर तैयार होके आएंगे, एक्टर बन के आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा काम है, पर आपको साबित करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 90% लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें एक ही दिन में सुपरस्टार बन जाना है सीधा समुद्र किनारे फ्लैट लेना है। तो उसके लिए शाहरुख खान ने इतना अच्छा बोला था, बोलता है कि इस ओवरनाइट सक्सेस के लिए मुझे 20 साल लग गए। तो लोगों को लगता है ओवरनाइट सक्सेस है, होती नहीं है। वो हर एक का डाउन होते हैं, अप होते हैं, बेइज्जतियाँ होती हैं, सहना पड़ता है। और वो क्यों आपकी इज्जत करे? क्योंकि आपके घर में इज्जत होती है, इसलिए वो आपकी इज्जत क्यों करे? प्रूव करो ना आप इज्जत के लायक हो। सो मैं अपने आप को यहाँ पे कोसता हूँ कि लास्ट 10 साल से मैंने कास्टिंग क्यों बंद की है। वैसे अनिल शर्मा के साथ मेरे घर के रिलेशन है, and he knows I have stopped. तो आपने डेफिनेटली मेरा नाम तो भेजा होता। तो अगर मेरे पास जैसे ही मैं उनको मिला, उन्होंने कहा कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जैसी आपकी आवाज़ है, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। पहली ही मीटिंग में कोई डायरेक्टर ये बात नहीं करता। फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप ओके हैं, सिर्फ सनी पाजी से आपको मिलना पड़ेगा, एक ये फॉर्मेलिटी है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें है कि अब कौन, क्योंकि अमरीश जी कर चुके हैं, अब विलन कौन आएगा उनके सामने जो सामने खड़ा हो सके। वो बाहर हैं, आउट ऑफ मुंबई हैं, वो 5 दिन बाद आएंगे, आपको उनसे मिलना है। अब उन 5 दिनों में मैं उनसे, मुझे रोज ऑफिस बुलाते रहे। देखिए उनका भी, वो भी डायरेक्टर है, उनको भी देखना है। उन्होंने पहली मीटिंग में मुझे ओके तो कर दिया, बट वो 4 मीटिंग और देखेंगे मैं कैसे बैठता हूँ, मेरे हाव भाव क्या है। एक सीन भी दे दिया उन्होंने कि ये चलो करके देखते हैं। वो तरीका है उनका। देखिए कोई भी आपको ऐसी बड़ी फिल्म नहीं दे देगा, मैं सोचूं कि मुझे पहली मीटिंग में फिल्म मिल गई, ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैं 5 दिन बाद मुझे एक कॉल आता है, सर वो सनी भाजी आ गए, आपको बुलाया ऑफिस नहीं, वहाँ सनी साउंड, हाँ नहीं सनी साउंड भी नहीं, कुछ और सनन सैम, तो वहाँ चलते हैं। तो मैं गया उनसे, 3 मिनट में आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं मिला उनसे, उन्होंने 2 ही बातें की उनसे। मैंने पहले तो सनी भाजी खाना खा के हटे थे, आप अच्छे एक्टर हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि शायद दिखा चुके हैं या बता चुके हैं, डेफिनेटली चाणक्य भी गया होगा, बहुत सारी चीजें कही होंगी, श्याम सिंह और बहुत सारी चीजें कही। आप अच्छे, या देखा भी हो सकता है, देखा होगा, आप अच्छे एक्टर हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी जो है, क्योंकि इंडस्ट्री के सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं और सब करना चाहते हैं, वो नजर गड़िए कि विलन कौन, आपको लगता है ये जिम्मेदारी आप उठा लेंगे? पता नहीं, जैसे वो भगवान के लाइंस मुझे बोले, मैंने कहा सर मैं, आप मेरे साथ हैं, अनिल जी सर, शक्तिमान जी भी बैठे थे, राइटर साहब भी बैठे थे, मैंने कहा सर मेरे साथ हैं, आप साथ हैं, अनिल जी हैं, आप हैं, तो मुझे लगता है कि मैं, आप मुझसे करवा लेंगे और मैं कर लूँगा। आप करवा लेंगे, मैं कर लूँगा। मैं बाहर निकला एंड आई गॉट अ कॉल कि ठीक है, डन, फाइनल। आई गॉट द डेट्स आल्सो, इमीडिएट फटाफट लुक जो उन्होंने करना था वो लुक किया। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे लुक्स करके रखे थे, बिकॉज पहले कोई और था, तो फिर मेरे हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली सेट हुई बातें हैं। गदर 2 हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात सर, गदर 2 करते वक्त मैंने किसी को, जब जिस लोगों को पता लगा तो मुझे कॉल्स भी आए, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहा है, क्यों भाई, पठान कर रहे हैं, ये है सारी चीजें आ गई हैं, और गदर 2 ना सनी पाजी मार्केट में है, ना अनिल शर्मा जी है, क्या कर रहा है? मतलब इतनी बड़ी जगह पे जाने के बाद कौन सी फिल्म, नहीं ये सब ओल्ड स्कूल है, मत करना ये फिल्म, कुछ नहीं होने वाला इस फिल्म का, निगेटिव, ऐसी चीजें। मैंने बस वही कॉल सुना, मैंने कहा हाँ जी, ठीक है। I don't want to name the channel, but yes, except for 2-3 top ones, they subscribe to pay and produce. But I think out of these 80-100 other small mushrooming platforms, I don't foresee anybody is pumping in money. The biggest channel also has promised me कि आप एक काम करो, फिल्म बनाओ। मैंने ठीक है बनाता हूँ भाई, लेटर तो दे।
लेटर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको फीस देनी पड़ेगी. Sitting in the high offices, they are expecting bribes to be paid. What is the guarantee? Today you are on the chair, tomorrow you may not be there. What will happen? So there is some kind of a very unrealistic thing which is happening in the farce of being conning the people and making them producers. बचाव कैसे करें? देखिए, जो बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक दे आर वेरी वेरी क्लीन एंड दे आर नॉट डूइंग दिस थिंग. ये जो स्टूडियोज़ के बाहर या ये जो इंडिविजुअल बीच के मिडल मैन हैं, people who are maybe not be connected with the OTT platform, people who are just thinking कि यार मैं आज easy buck क्यों बनाऊँ, I think they are spoiling the industry more than the actual person. तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ यार वो एक्स आदमी है, वो हाँ बोल दिया उसने, पर आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो यू आर ट्रस्टिंग मी एज अ मीडिएटर. अब वो मीडिएटर क्या झोल कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इफ द मेन पर्सन इज एक्चुअली दैट सीरियस, देन व्हाई वुड ही टेक अ मीडिएटर टू डू दीज डील्स. तो ये बहुत सारे ना ये मिथ है, और ये मिथ को ब्रेक करना ज़रूरी है. कोई भी प्लेटफॉर्म अप्रूव्ड लेटर नहीं देता एज फार एज आई अंडरस्टैंड. दे कैन से वी आर प्रिंसिपली इंटरेस्टेड, बट देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क. कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें तो राइटिंग में भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है जी. अच्छी अच्छी स्टोरियाँ अच्छे छोटे मोटे राइटर्स के पास हैं जी. प्रोड्यूसर के पास जानते हैं, उनको खड़ा नहीं करते हैं. शुरुआत में आपको भी शायद डिफ़िकल्टी आई होगी. जी जी आती है डिफ़िकल्टी, तो पार्ट नहीं. टिल द टाइम यू मेक प्रूव 1 or 2 प्रोडक्ट्स विच आर रिकगनाइज्ड, यू आर सेलिब्रिटी. अगर रिकगनाइज नहीं हुए, ठीक है 50,000 रुपये दूंगा, लिखो नहीं दे दो, लिखो का है मुझे दे दो. यहाँ गोस्ट राइटिंग होती है बहुत कि एक काम करो, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी, हम इसको ले लेते हैं, पैसे ले लो, ख़त्म करो. होता है सर. और अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि जो हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं, जो और राइटर्स हैं, उनके पास बहुत से लोगों की ऐसी टीम होती है जो बैठ के लिखती है चीज़ें. जैसे आपने एक बार में 4 फिल्में उठा ली, और अब ये कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि एक बार में आप इतना सारा काम कर सके एक अकेला इंसान. हम दोनों भी हम 2 लोग हैं साथ में, लेकिन एक फिल्म पे काम होता है एक बार में, तो असिस्टेंट्स कॉन्सेंट्रेट करके, क्योंकि उसी तरह से आइडियाज़ क्रैक होंगे फिर. अब यहाँ अपनी टीम ऑफ राइटर्स तो बिठा ली, वो बेचारे छोटे शहर से आए हुए बच्चे हैं या किसी को कुछ करना है, पर उन्हें ना क्रेडिट मिलता है ना पैसा. बहुत हाल ही में हम एक पार्टी में गए थे, और हाँ वहाँ हमें एक लड़का मिला, उसने कहा सर मैं ऐसे ऐसे फलाने उनके यहाँ काम कर रहा हूँ, पर मुझे आज तक वहाँ ना क्रेडिट मिला ना पैसा. बहुत बुरा लगा. हमने कहा देखो भाई, हम तो अभी तक तो हमने असिस्टेंट्स नहीं लिए हैं कभी, पर फ्यूचर में कुछ हुआ तो पहले पैसे की बात अपन कर लेंगे और क्रेडिट की, ये तो है. तो होना चाहिए. हाँ जी, हाँ जी. उसी के लिए तो काम कर रहे हैं सर, तो करना ही क्यों है. और राइटिंग जैसी लोनली जॉब में तो यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और ऐसा हमको ये भी लगता है कि कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि अगर आज मैं बनारस से निकल के कोई एक राइटर आता है, उसे यहाँ कोई फिल्म किसी से मिलना है, तो उसे नहीं पता कहाँ जाना है. कंट्रोवर्शियल सवाल पूछना चाहूँगा, पूछिए. अगर आप जवाब दें तो ओके, ना तो भी ओके है मेरे को. सुनते हैं कि कई टाइम पे छोटे मोटे लिरिक्स राइटर के आर्टिकल हम लोग खरीद लेते हैं, उनको गोस्ट राइटर, लिरिक्स अच्छे हैं हम ले लेते हैं, हमारे नाम पे छाप देते हैं. गोस्ट राइटिंग जिसको बोलते हैं, तो ये लिरिक्स में भी गोस्ट राइटिंग चलती है, प्रचलन है अभी भी, पहले तो हुआ करती थी, ऐसे सुना था मैंने. सर देख, मेरे साथ तो हुआ नहीं, क्योंकि मैंने तो आपको अपनी पूरी जर्नी बता दी. हाँ, लेकिन सुना मैंने भी है, लेकिन अब सामने से तो मैंने कभी देखा नहीं है. लेकिन अगर कोई करता है, उसकी क्या मजबूरी है. मैं ये कहूँगा कि भाई आप कोई दूसरा काम कर लो, आप अपने काम को इस तरह से मत दो, क्योंकि जीवन भर अफसोस रहेगा. आप उसको संभाल के रखिए. आप आज की तारीख में बहुत काम मिलते हैं जिसमें आप काम करके अपना गुजारा कर सकते हो, और काम करने वाले के लिए मुंबई शहर जो है हमेशा आपको कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा. कोई क्या कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं विश्वास नहीं करता. ये मुंबई शहर में अगर आप फ्लेक्सिबल हो, थोड़े से ऑनेस्ट हो और थोड़े मेहनती हो, तो आपको मुंबई शहर भूखा नहीं सोने देगा. ये मेरी गारंटी है. मैं इसको लक्ष्मी शहर कहता हूँ. इसकी एक खासियत है, आज ही आपके पास कोई लड़का आ जाए और 3 बार परसू कर लेगा, तो आप उसको इतना काम दे दोगे कि इसका खर्चा चल जाए. फिर उसका टैलेंट है, मेहनत है, वो उससे आगे बढ़ेगा, और फिर वो अपनी उस जो उसका जो गाना लिखा है या कोई कहानी है, जो भी चीज़ है, उसको संभाल के रखे और ठीक समय पे. और आजकल कॉपीराइट के बहुत सोर्सेज आ गए हैं, वो कई एसोसिएशंस के मेंबर बन सकता है, जो अपने काम को सेव कर सकता है, ईमेल कर सकता है, बहुत तरीके से. तो हाँ, तो अब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में तो हर जगह आप जानते हैं घपला हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में काफ़ी हद तक सुधार है और इससे बचा जा सकता है. इधर एक्टिंग सीखने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, मैंने सीखी नहीं एक्टिंग.
बट एक थिएटर मतलब मैं क्या बोलूँ, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के क्लासेस थे, तो वो मैंने 8 साल के लिए किए थे। 8 ईयर्स के लिए मैंने वो डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसमें मतलब वो सब सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करोगे। उसमें मैनर्स भी आ जाते हैं कि आप 2 टाइम ब्रश करो, अच्छे से खाना खाओ, ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करो, अच्छे से सो, योगा करो, एवरीथिंग। तो वो मैं करता था। एंड वहाँ पे सर एवरी ईयर एंड में उनका, जैसे हम कहते हैं स्कूल में एनुअल डे होता है तो कैसे डांस परफॉर्मेंस होता है, जी, यहाँ पे सर का एनुअल डे होता था, उसमें वो हम लोगों को थिएटर के बताते हैं, ड्रामा, वो सर ने खुद लिखे होते हैं, तो वो ड्रामा हम इनैक्ट करते हैं। समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। हाँ, तो उससे एक्टिंग क्लास तो नहीं की, बट इसमें वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में से उभरते रहे। हाँ, जो 18 साल से अब नीचे हैं, 5 साल से ऊपर, 18 से नीचे, उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे इस उम्र में भी? मैं बस यही कहूँगा कि आप करते रहो जो भी आप करना चाहते हो, लाइक गो विद द फ्लो। आप ऐसा नहीं कि अलग अलग चीज़, अभी तो बच्चे हो ऑब्वियसली जो 5 साल या 10 साल के होंगे, वो तो आप खेलो कूदो मस्ती करो, बट जब आप मेच्योर हो जाते हो, जैसे 13 या 14 ईयर्स पे आ जाते हो, तब आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या करना है, करियर आपका डिसाइड करना है आपको, तो वो एक ही चीज़ पे रहो। एंड जो भी पेरेंट्स हैं मैं उनको भी बोलूँगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे को जो भी करना चाहते हैं, वो जो भी परस्यू करना चाहते हैं, प्लीज़ करने दो, बिकॉज इट्स देयर लाइफ। मैं अपनी फील्ड से बहुत कनेक्टेड रहता हूँ, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि हम डायरेक्टर है हमारी जर्नी के, वी आर द डायरेक्टर। हमारे जो मॉम डैड है वो हमारे प्रोड्यूसर्स है शुरुआत में वो हमें थोड़े पैसे देंगे कि शुरुआत में, फिर जब हम सही बन जाएंगे, फिर हम ही प्रोड्यूसर हो जाएंगे, हम ही डायरेक्टर बन जाएंगे। इसीलिए मैं जो ट्रेनिंग में उसको इसलिए मैंने प्यार से भी रखा है, और जहाँ आदमी कहता है मेरी बेइज्जती हो गई, मैं बोलता हूँ तेरी बेइज्जती तो हुई, तू देख लेना, तू खुद अपनी बेइज्जती करवा ले देख लेता हूँ रिजल्ट को मान्यता दो, ये रिजल्ट को तो मैंने कहा ना, मैं उन्हें खुद का ही डायरेक्टर बना देता हूँ कि वो खुद को देख के बोलते हैं यार बड़ा बकवास किया आज सर, मैंने कल एक और ट्राई करते हैं, तो बुरा क्यों दिख रहा हूँ मैं, तो मैं कहता हूँ देख ये, फिर मैं उससे बताता हूँ 2 चीज़ें बताता हूँ, एक तो फीलिंग और एक टेक्निक भी बताता हूँ। कुछ हम लोग थिएटर वाले हैं ना, हम टेक्निक बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग कैरेक्टर में घुस नहीं सकते, क्योंकि अलाउड नहीं है। 3 महीने में जो हम घुस गए, अब हर 10 दिन में घुसना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि अभी 6 का भी शो करना है, 9 का भी करना है। 6 में मैं शुरुआत में बहुत रो लिया, तो 9 वाले में मुझे वो रोना कंटिन्यू नहीं करना है, फिर हंसने से रोने की तरफ जाना है। आई कैन नॉट बी इन अ कैरेक्टर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो देयर आर सम ट्रिक्स ऑल्सो जिन्हें मैं बताता हूँ, उनका शेयर करता हूँ। जो आपने बोला कि ये भीतर से आता है, भीतर की जर्नी, इंटरनल जर्नी है, एक्सटर्नल जर्नी नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूंगा, पढ़ने की जरूरत है, ग्रामर तो वही राम इज गोइंग टू स्कूल जानना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जानना है आपको, तभी आप जानोगे कि इसमें कॉजेटिव वर्ब है कि इसमें इन्फिनेटिव वर्ब है। ये सब आपको पढ़ना है, जानना है, जानेंगे तो फेस कर पाएंगे, जानेंगे तो खेल लेंगे, चीज़ों से खेल लेंगे। अगर जानेंगे तो आप अगर अच्छा ड्राइवर है, किसी ने आपको गाड़ी चलाना सिखाया है, तो आप खेल लेंगे, प्ले कर लेंगे। हिट होता है, फ्लॉप होता है, अलग बात है, पर टूल मालूम है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है। पर जो लिटरेचर है, जो डायलॉग है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। उठे तो हमने कैमरा जाके सेटअप करके वहाँ पे रख दिया, आर्टिस्ट को खड़ा किया। इतने में एक बड़े पुलिस वाले की वैन आई और कैमरे के जस्ट आगे लग गई, और हमारा आर्टिस्ट खड़ा हुआ है, एक वो रेपुटेशन है, कैमरा लगा हुआ है, डीओपी भी बड़े डीओपी थे, सिनेमेटोग्राफर हमारे, और हम इस सोच में पड़े थे कि अब क्या। तो हमने अपने वो पुलिस वाले भाई साहब को पूरी सिचुएशन समझाई, और सिचुएशन समझाने के बाद उनको कन्विंस किया, और वो थोड़ी देर के लिए गाड़ी लेके हटे। और हमारे आर्टिस्ट इतने अच्छे थे कि उन्होंने 2 पेज की स्क्रिप्ट विद इन 10 मिनट्स 1 टेक शॉट में बोल दी, और हम कंप्लीट करके 10 मिनट में शूट निकल आए। सो दिस वाज द मेन चैलेंज। टारगेट अचीव्ड। ऑडियंस को एड्रेस करना चाहूँगा, बड़ी अच्छी लाइन बोली, प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात सोचो, प्रॉब्लम को लेके सर पकड़ के मत बैठो। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना, अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें।
और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। Available for iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.